27वीं आइनी तरमीम के अदलिया पर क्या असरात होंगे? आइनी अदालत बन गई, जजों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया, तो आने वाले दिनों में अदलिया मजबूत होगी, आज़ाद होगी, या उसके फ़ैसलों के ऊपर वैसे ही रंग नज़र आएगा जैसे माजी में हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस के अंदर कोई ना कोई हमें कलर नज़र आता है? अगर तो वही सूरत हाल रहती है तो ज़्यादा अबतरी के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इंसाफ करने से कासिर रहेगा। ये आने वाले दिन तय करेंगे कि किस किस्म के जजेस जो हैं आला अदालतों में बैठे हैं और उनके फ़ैसलों के ऊपर क्या कोई असरात नज़र आते हैं या वो आज़ादी से फ़ैसले कर पाते हैं या नहीं। लेकिन इसके साथ ही उससे भी बड़ी बहस ये है कि 28वीं आइनी तरमीम भी आएगी, क्योंकि कुछ ऐसे इशूज़ थे जो स्टेट के लिए, रियासत के लिए बड़े अहम थे, जिसमें सर फहरिस्त NFC अवार्ड का मामला है। NFC अवार्ड में हुकूमत सूबों को जो वसाइल दे देती है वो 18वीं तरमीम के नतीजे में उसके अंदर एक आइनी शिक आ गई हुई है कि जो NFC अवार्ड के तहत हक दिया जा रहा है सूबों को, उसको कम नहीं किया जा सकता, इजाफा तो उसमें हो सकता है, कमी नहीं लाई जा सकती। तो जब से ये नया अवार्ड आया उसके बाद से लेकर अब तक वफाक का जो बजट डेफिसिट है वो तेज़ी से 8-9% पे चला जाता है। सालाना हम 8-9 हज़ार अरब रुपया बैंकों से उधार लेते हैं जो हमारा नेशनल डेट में ऐड हो रहा है। पिछले अगर चंद सालों से हम अपने नेशनल डेट के नंबर सामने रखें तो हमारा जो एक्सटर्नल डेट है उसमें उतनी बड़ी मिकदार में इजाफा नहीं हुआ जितना तेज़ी से हमारा जो कौमी कर्ज़ा है, पाकिस्तानी बैंकों से लिया हुआ कर्ज़ा है, उसमें तेज़ी से इजाफा हुआ है। और उसका बड़ा सबब जो है हमारा बजट डेफिसिट है। सूबों को अब हम IMF के साथ क्योंकि एक एग्रीमेंट में है तो सूबों को हम मजबूर करते हैं हर साल बजट अनाउंस करने के बाद कि आप एक ख़ास रकम उसमें से इजाफी सरप्लस बजट की बनाएंगे। वो होता क्या है कि हम उनको 2000 अरब दिया, उसे कहते हैं 1500 स्पेंड करोगे, 500 इजाफी बजट पेश करोगे। 500 को हम लाते हैं वफाक में, IMF को बताते हैं कि वफाक का तो डेफिसिट था 10,000, 500 हमने पंजाब में बचाया, 250 सिंध से, 250 KP से, कुछ 100 अरब हमने बचाया बलूचिस्तान से, अब हम इसको 8000 अरब पे ले आए। इस तरीके से हम बजट पिछले 3-4 सालों से बना के प्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। अब हम डिफेंस के लिए भी पैसा उधार लेते हैं, तो इसको दुरुस्त कैसे करना है ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन दुरुस्त तो इसको करना पड़ेगा। डिफरेंट फार्मूलाज हो सकते हैं लेकिन इसकी इस्लाह करनी पड़ेगी। इसी तरीके से बाज़ मामला जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम है, PTI के दौर में भी इसके ऊपर काम हुआ लेकिन वो बात दरमियान में रुक, उसको दोबारा एजेंडा आइटम के तौर पर सामने पेश किया जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों इश्यूज़ को लेंगे। नए सूबों का भी तज़किरा हो रहा है कि NFC अवार्ड से मसला हल होगा, सूबे बनाने से मसला हल होगा, सिंगल नेशनल करिकुलम क्या बेहतरी लाएगा, जबकि हमारा जो मोस्ट मॉडर्न हमारा सिलेबस होना चाहिए था BSc लेवल्स के ऊपर, जिन बच्चों को हम मेडिकल में पढ़ाते हैं उनके ऊपर, उसमें इस्लाह हमने कई सालों से की नहीं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। अभी तक वो ज़्यादा दौर की तरमीम को हम एड्रेस नहीं कर पाए, जिसमें उन्होंने मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात को जो डॉक्टर बच्चे बनाते हैं उनको भी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं उनको भी पढ़ाना लाजम करार दे दिया हुआ है। तो बहुत सारे इशूज़ हैं एड्रेस करने वाले, कौन से हो सकेंगे इस तरमीम के नतीजे में और कौन से नहीं। शाह खबर साहब, 27वीं आइनी तरमीम, क्या इससे इंसाफ का निज़ाम साफ शफाफ होगा, आज़ाद होगा, मजबूत होगा या मज़ीद कमज़ोर होगा? देखिए, ये थोड़ा सा ज़रूर है कि 1973 में जब आइन बनाया गया था तो उस वक्त जो जुडिकेचर का जो चैप्टर था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो थी वो एपेक्स कोर्ट वो थी, और उसमें जो है ख़ास तौर पे 3 ज्यूरिस्डिक्शंस उसको तफवीज़ की गई थी। एक थी एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन, एक थी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन और एक एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन 184 के तहत थी, जिसमें 184(1) के तहत अगर कोई भी 2 सूबों या गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या उनके दरमियान कोई तनाज़ा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट उसकी आर्बिटर होती थी और वो एक डिक्लेरेटरी जजमेंट देती थी। उसके अलावा जो 184(3) है वो था एक ऐसा इख्तियार जो कि बुनियादी हकूक़ के हवाले से है अवाम के, कि जो बुनियादी हकूक़ के सल्ब होने का मामला और उसमें अवाम उन्नास और पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अस खुद भी एक नोटिस ले सकती थी और किसी की एप्लीकेशन के ऊपर भी। और आपने देखा है कि वो मुख्तलिफ अदवार में कहीं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हुआ, कभी कभी वो हुआ ही नहीं। तो उसका मकसद ये था कि जब एग्जीक्यूटिव अपनी आइनी कई जिम्मेदारियां लोगों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से अदा करने में नाकाम हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट सामने आए और वो अपना एक जो है वो आइनी किरदार अदा करे। लेकिन उसकी बहस में हम नहीं पढ़ते कि पीछे वो 2007 के बाद जो जुडिशल एक्टिविज़म था उसमें वो कितना बेदरेज इस्तेमाल हुआ और उसकी वक़्त ही ख़त्म हो गई छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव की डोमेन थी
अब एग्जीक्यूटिव जो है वो फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, आपकी ट्रेड और सारा उसकी जिम्मेदार होती है। आपने देखा कि फिर उस सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन की एक्सरसाइज में आपके बड़े बड़े इंटरनेशनल ठेके जो थे, आपका रेकोडिक का देख लें, आप कारके का देख लें, आप स्टील मिल का देख लें, आप बाकी चीज़ें देख लें, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, उनके ठेकों को जो है वो मनसूख किया गया, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और रेक्वेडिक में फिर तो आपको पता है कि $10 बिलियन जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आ गया। तो एक बैलेंस जो है इसमें क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी था, और उसमें हर हुकूमत, हर इंटेलिजेंशिया, लेकिन शौक आया था रेकोडिक को रिव्यू कराने का, कारके कैंसिल करवाने का। जी जी, उनके लिए तो आपने कोई सिस्टम ठीक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का तो कंधा इस्तेमाल हुआ था गोली चलाने के। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, अब ये अनयूजुअल ज़रूर है कि अब एक बहुत बड़ी जो जुरिस्डिक्शन थी वो 184(3) और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो आपने खत्म कर दी ना जी? नहीं, खत्म नहीं की। उन्होंने ये किया कि उसको वहां से विड्रॉ करके एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी, उनको दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट से तो विड्रॉ हो गई ना? नहीं, बिल्कुल विड्रॉ हो गई। अब बात ये है कि अब आप ये देखें कि ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो आप 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान, जिसको बाद में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इंडोर्स किया, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि एक अलग आईनी जो है वो फेडरल अदालत बनाई जाए, जो कि लोगों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से, और ख़ासतौर पर 184(3) उधर वो चली जाए। अब आपने 26वीं तरमीम में भी देखा कि जो उसका जो एक्चुअल टेक्स्ट था उसमें अलग आईनी जो है वो अदालत का ही कयाम था। इससे इंसाफ होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जब ये तफवीज़ किया था इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को, वो सोच समझ के किया था, लेकिन वो जो उसका एक्सपीरियंस बड़ा गलत हुआ, तो उस पर फिर फ्रेमर ऑफ द लॉज और उन्होंने और कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर ये महसूस किया, और ये कंसिस्टेंटली डिमांड आ रही थी। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ठीक है, शुरू में इसमें डिफ़िकल्टीज हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर ये काम स्मूथली शुरू हो गया तो वो जो लोगों के जो असल मुकदमात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, इस वक्त भी 52,000 लोगों के फौजदारी, आपके दीवानी, लोगों के कमर्शियल मैटर्स, ये उधर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट तो अब एपेक्स कोर्ट नहीं है ना? एपेक्स कोर्ट इन द सेंस के हाई कोर्ट के ऊपर तो एपेक्स कोर्ट है वो। तो वैसे कौन है अब सबसे बड़ी दाद? हाँ, अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको जो है एक बिल्कुल एक सुप्रीमेसी एक हासिल है। सर किसी स्टेज पे इसकी इस्लाह करनी पड़ेगी। अब कब अल्लाह ताला वो हमें समझने की तौफीक देता है, ये अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। बैरिस्टर दानियाल साहब से पूछते हैं। दानियाल साहब, आपके ख्याल में इससे इंसाफ आसान हो जाएगा, शफाफियत आएगी, आज़ादी से फैसले होंगे, या अदलिया कमज़ोर हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले जो शफाफियत है, उससे पहले, क्योंकि शायद शफाफियत से ज़्यादा जो बड़ा इशू था वो था बैकलॉग का, कि आइनी केसेस जो हैं, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, 8% थे, और सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम कंज्यूम हो रहा था वो तकरीबन 24 घंटे वो केसेस कंज्यूम करते थे। 3-3 महीने शेखावत साहब देखते रहे, हम देखते रहे कि 2-2, 3-3 महीने केसेस में लग जाते हैं, और जो बैकलॉग है वो तकरीबन 18-19 साल का बैकलॉग पड़ा हुआ है। जो आम बंदा है उसका जो रिलेटेड है आपने ख़ानदान से, फैमिली से, उसका कोई आइनी केस नहीं है। मैक्सिमम लोगों के कोई आइनी नहीं है, फौजदारी हैं, सिविल मैटर्स हैं, ठीक है ना। दीवानी के केसेस की अपीलें लोगों की 12-12 साल, 14-14 साल हो गई हैं, अपीलें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक गलत फ़ैसला हो गया, एक शामलात के ऊपर गलत लिख दिया, शामलात दे या शामलात कौन सी है, तो वो 20 साल हो गए हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने से रेक्टिफाई कराना है, लोगों के केस वहीं पड़े हुए हैं। तो आपका जो ये बैकलॉग है, जो अब आपके कोर्ट्स सेपरेट हुए हैं, तो सबसे पहले जो आपके 92% केसेस जो हैं उनको टाइम मिलेगा और उनको एड्रेस किया जाएगा। और जो सेपरेट आइनी कोर्ट्स हैं वो उसको जितना मर्जी पे टाइम लगाएं, इंटरप्रिटेशन के ऊपर कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा और उसको ये चला सकते हैं। एक तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा बेहतर कम होगा। दूसरा, आपने एपेक्स कोर्ट की बात की, शेखावत साहब ने बात की। देखें, मोस्टली रिलेटेड जो केसेस हैं उनके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि जो फौजदारी का आखिरी स्टेशन कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट है।
दीवानी का आखिरी जो स्टेशन है वो कौन सा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एक फैसला करती है, नहीं तो उसके ऊपर आप अपील सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे? नहीं, मैं आपके आम बंदे की बात कर रहा हूं। मैं वैसे जो हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक फैसला करती है। मुझे बात बताएं, आपके चाचा, मामा, फूफी, एक कैमरामैन, इनके जो मसले हैं, इनके आईनी कोर्ट में क्या मसला होगा? ये कहेंगे कि आइन का 184(3) को तशरीह करना है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक फैसला है। मेरा सवाल है आपसे, नहीं, वो आप बात ठीक कह रहे हैं, वो बात ऊपर अपील लेके जाएंगे? मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं है ना, गुंजाइश नहीं है, नहीं ले नहीं सकते, रिव्यू नहीं ले सकते। लेकिन कौन करेगा? तो फिर बड़ी अदालत कौन सी है? आवाम जो है, पूरी मुल्क के जो लोग हैं, वो कहेंगे कि 184(3) का हमें ट्रांसलेशन बताओ, या हमें क्या नाम है 64(2) क्या कहता है इसकी ट्रांसलेशन बताओ। इसको अदालतों को 4-6 महीने चलाने, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने एक नई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी है। जो फौजदारी और नॉर्मल जो आम बंदे से रिलेटेड केस है, उनका एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ही है।